गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, ऑफलाइन क्लास में पढ़ने का जो मजा आता है ऑनलाइन में थोड़ा कम आता है, उतना नहीं होता है जो ऑफलाइन में होता था। हंसी मजाक चुटकुले के साथ हम लोग फिजिक्स को आनंद लेते थे, फिजिक्स को समझते थे। बहुत दिन से कुछ सुनाए भी नहीं थे, तो आप लोग के लिए पहले मैं 4 लाइन सुना रहा हूँ कि पनाहों में जो आ जाए उस पर बार क्या करना। ध्यान से सुनिएगा। पनाहों में जो आ जाए उस पर बार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो फिर उस पर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसम कसम है, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसम कसम है, जो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। तो चलिए, ये लाइन बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे थे, समय नहीं मिल पा रहा था। देखिए, हम लोग 4 पार्ट ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं, 5वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। 6वां पार्ट जैसे ही आएगा तो वहां से मेन टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो 12th में ही पढ़ना है स्पेशलाइज। ये सब जो टॉपिक है ये सब कुछ 10th में भी पढ़े हैं, दूसरे क्लासेस में भी पढ़े हैं, लेकिन जो 6वां पार्ट से वीडियो आएगा वो फुल्ली 12th क्लास का रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजों को हम लोग को पढ़ना है। इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, दर्पण के बारे में जान चुके हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 टाइप का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। यहाँ हम लोग जानेंगे कि उत्तल और अवतल में अंतर क्या है। पहले एक बार पूरा चीजों को समझ लेते हैं। तो याद रखिए, ये आपका उत्तल दर्पण है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया। इसके याद रखिएगा, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। दूसरी चीज, दूसरा जो पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा इसका ध्यान रखना है आपको। और तीसरा बात ये कि इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है छोटा के साथ साथ विस्तृत बनता है। विस्तृत कहने का मतलब है, जैसे आप लोग देखते होंगे मोटरसाइकिल का जो शीशा होता है जो ड्राइवर के सामने लगा होता है, या बस ड्राइवर के सामने जो बगल में साइड मिरर यूज होता है, उसमें आप देखिएगा छोटा सा मिरर है लेकिन उसमें पीछे का पूरा बड़ा बड़ा ट्रक दिख जाता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, छोटा के साथ साथ विस्तृत भी बनता है। और अगर यही अवतल की बात की जाए, अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो याद रखिएगा, इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक के साथ साथ काल्पनिक भी बनता है, दोनों बन सकता है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनता है प्लस बड़ा भी बनता है, साथ साथ बराबर भी बनता है। ये तीनों होता है। अब देखिए, छोटा भी बना, बड़ा भी बना, बराबर भी बना, तीनों सिचुएशन इसमें होता है। आप लोग को पता होगा कि पार्लर में हो गया या सैलून में हो गया, इस दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। इसमें वास्तविक के साथ साथ काल्पनिक भी बनता है, इसमें छोटा बड़ा बराबर तीनों बनता है। एक इसका डेफिनेशन हो गया, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये तो था मेनली डिफरेंस हम लोग को समझने के लिए। अब इस डिफरेंस को समझने के बाद हम लोग को ये समझना है कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज इसको बोलते हैं हम लोग, इमेज, प्रतिबिंब। तो याद रखिए, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, दोनों लिखना जरूरी होगा। और ये क्वेश्चन जो है ना पूछ चुका है बोर्ड परीक्षा में, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, या उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। कोई डाउट? अब देखिए, इसमें 2 चीज आ गया, गहराई समझना है, परावर्तन या अपवर्तन। अब दोनों चीज बताते हैं कि कहां परावर्तन से प्रतिबिंब बनता है, कहां अपवर्तन से प्रतिबिंब बनता है। आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब या तो परावर्तन से बनेगा या अपवर्तन से, एक ही जगह पर दोनों संभव नहीं। अब देख लीजिए, जैसे हम लोग शीशा में प्रतिबिंब देखते हैं, बाल झाड़ते हैं हम लोग, आप आराम से हेयर स्टाइल को सुधारते हैं, तो शीशा में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो परावर्तन से है।
लेकिन आप लोग जब कभी नदी के किनारे घूमने गए होंगे, जब कभी तालाब के किनारे बैठे होंगे, चाहे अकेले चाहे साथ में, तो वहां पर भी आप देखे होंगे कि आप जब पानी में हुलकते हैं तो पानी में आपका प्रतिबिंब दिखता है। तो पानी में जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो परावर्तन से नहीं, वो किससे बन रहा है? अपवर्तन से बन रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि शीशा से जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन से, लेकिन पानी में प्रतिबिंब जो बन रहा है वो किससे बन रहा है? अपवर्तन से बन रहा है। या कोई और लिक्विड में हो गया, जैसे कोई तेल हो गया, किसी भी प्रकार का लिक्विड, उस लिक्विड में अगर आप झांकते हैं और आपका प्रतिबिंब बन गया, तो किसी भी द्रव में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा किससे बनता है? अपवर्तन से बनता है। तो आप हमेशा इसका ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब दो तरह का हो गया, एक हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका क्या हो गया? काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी ध्यान से एकदम सुनना है, लिखवाएंगे बाद में। एक वास्तविक और दूसरा क्या होगा? काल्पनिक। अब वास्तविक की क्या बात है? वास्तविक का मतलब जो एकदम रियलिटी में मिल रहा हो। काल्पनिक का मतलब जो सिर्फ सोचा गया है कि यहाँ मिल सकता है, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं वास्तविकता है, कल आप पढ़ सकते हैं, वो वास्तविकता नहीं है, वो कल्पना किया गया है। हो सकता है कल आंधी तूफान है, लाइट कट जाए, बैटरी चार्ज ना हो तो नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसका ध्यान रखना है। प्रतिबिंब किस तरह का होता है? दो तरह का, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो वास्तविक कटान बिंदु से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। इसका आपको ध्यान रखना हमेशा याद रखिएगा। दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, और दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक रेखाओं से, ये वास्तविक रेखा है, दर्शाया जाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक रेखाओं से, इस तरह से डॉटेड लाइन कहीं भी आपको दिखेगा तो इसको हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा डॉटेड लाइन का प्रयोग होता है। तो कहीं भी आपको डॉटेड लाइन मिल जाए तो सीधे आपको आंख बंद करके समझ लेना है कि वो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है। और कहीं भी किसी प्रतिबिंब को बनाने में सीधी रेखा का इस्तेमाल हो गया तो समझ लीजिएगा कि वहां जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। तो ये तो था कि वास्तविक और काल्पनिक, इसमें बीच का एक डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद टॉपिक आया हमारा, तो हमारा जो टॉपिक आ रहा है कि वो प्रकाशीय माध्यम क्या है। प्रकाशीय माध्यम क्या है? ऑप्टिकल मीडियम उसको कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, ध्यान देना इसका। प्रकाशीय माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जिस भी मीडियम में प्रकाश गमन करे, जैसे पानी में प्रकाश आ जा सकता है, पानी प्रकाशीय माध्यम है। हवा में प्रकाश आ जा सकता है, हवा प्रकाशीय माध्यम है। तेल में, कोई लिक्विड में प्रकाश आ सकता है, जा सकता है, वो प्रकाशीय माध्यम है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि पत्थर में प्रकाश इधर से आया उधर से पार कर गया? क्या कभी आपने पत्थर में प्रकाश को जाते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो पत्थर जो हो गया वो प्रकाशीय माध्यम नहीं है। आप कभी ईंट के अंदर प्रकाश जाते हुए नहीं देखे होंगे, तो ईंट प्रकाशीय माध्यम नहीं है। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सकता हो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। कोई भी ठोस वस्तु प्रकाशीय माध्यम कभी नहीं होती है। आपको दे सकता है क्वेश्चन कि बताइए निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय माध्यम नहीं है, और वहां पर दे दिया आपको ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, ठोस में कभी प्रकाश आता जाता नहीं है। आप अपने अगल बगल देख सकते हैं, आप प्लास्टिक का चेयर देख सकते हैं, प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक के चेयर, अगर प्लास्टिक का चेयर बहुत मोटा हो तो उसमें नहीं जाएगा। पारदर्शी हो गया तो चला जाएगा, अगर अपारदर्शी है तो जाने वाला नहीं है। इसका ध्यान रखना है। ईटा पत्थर जो बहुत जबरदस्त, ठोस में भी याद रखिए दो टाइप का ठोस रखिएगा। एक ठोस होता है अपारदर्शी, तो उसमें तो कभी लाइट जाएगा नहीं। एक ठोस होता है पारदर्शी, उसमें लाइट आता जाता है। जैसे आपका प्लास्टिक का बैग ले लीजिए, जो कपड़ा उपड़ा खरीदने वाला, उसमें लाइट आता जाता है कुछ कुछ। इसके बाद प्लास्टिक का पानी पीने वाला बोतल है, उसमें आ जा सकता है। लेकिन आप ईटा पत्थर जो कि जबरदस्त सॉलिड है, इसमें आ जा नहीं सकता है, क्योंकि ईटा पत्थर एक अपारदर्शी ठोस। इसका हमेशा तो प्रकाशीय माध्यम याद रखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। एक हो गया सघन और दूसरा क्या हो गया? विरल। एक सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। हमेशा ध्यान रखना है प्रकाशीय माध्यम के तरह के होता है दो तरह के, एक सरल माध्यम, सॉरी सरल नहीं, सघन माध्यम, दूसरा क्या हो गया? विरल माध्यम।
अब सघन किसको कहेंगे? सघन का मतलब एकदम कम जगह। तो भाई कम जगह में देख लीजिए, आप जिस रफ्तार से रोड पर साइकिल को चला सकते हैं, मोटरसाइकिल को चला सकते हैं, इतना पतला गली में नहीं चला सकते। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब रास्ते छोटे हो जाएंगे, रास्ते पतले हो जाएंगे, तो वहां पर आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो सघन माध्यम भी वैसा ही माध्यम होता है। सघन माध्यम में लाइट की स्पीड हमेशा कम होती है और विरल माध्यम में लाइट की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की गति दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम हो, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की गति या चाल, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की गति या चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की गति या चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक हो, उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हवा या निर्वात जहां मैंने कोई माध्यम हो, इसमें जो प्रकाश का स्पीड है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद अगर आप चले आइएगा पानी में, तो पानी में जो स्पीड होता है ना, वो कम हो जाता है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। इसके बाद कांच में अगर आ जाइएगा, कांच जो कि सॉलिड है, ठोस है, तो उसमें स्पीड जो होता है वो 2 लाख के आसपास पहुंच जाता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप हमेशा से ध्यान रखिएगा, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश गमन कर सकता हो उसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशीय माध्यम दो तरह का, एक सघन और दूसरा विरल। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम हो उसको सघन माध्यम, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक हो उसे विरल माध्यम कहेंगे। अगर आपको ये तीनों दे दिया कि हवा, पानी, कांच, बताइए ये तीनों में विरल कौन है, तो आपको सीधे पकड़ना किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें? आपका हवा में है, तो हवा विरल माध्यम। अब कहिएगा सघन कौन है, तो देखिए कि किसमें स्पीड कम है, तो देख रहे हैं कांच में सबसे कम है, तो कहेंगे कि सघन है और ये वाला विरल है। अब यही चीज आपको ऐसे पूछ दे, ऊपर वाला को नहीं दिया जाए, कहा जाए कि बताइए पानी और कांच दोनों में विरल कौन है, सघन कौन है, तो आपको कहना पड़ेगा कि पानी जो है विरल है क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, और कांच, यही दोनों में तुलना करना, और कांच में स्पीड कम है इसलिए क्या हो गया, सघन माध्यम। एक में स्पीड कम, इसमें अधिक होना चाहिए। तो ये था सघन और विरल माध्यम। अब इतना जो चीज आपको अभी पढ़ाए हैं, इस सब चीजों को अब हम लोग लिखते हैं, क्योंकि लिखना भी जरूरी है। चलिए तो लिखिए, तो पहला सवाल लगाइएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन लिखिएगा, उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। चलिए आंसर में लिखिएगा, उत्तल तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आप उत्तल लिखिए, एक तरफ आप अवतल लिखिए। उत्तल तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ उत्तल और दूसरा तरफ अवतल। चलिए लिख लिए, तो उत्तल में लिखिएगा, पहला लिखिएगा, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। इधर लिखिएगा फर्स्ट, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। दूसरा आइएगा, लिखिएगा, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। अवतल में लिखिएगा, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा तथा बराबर
तीनों हो सकता है। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा तथा बराबर तीनों हो सकता है। चलिए तीसरा नंबर पर लिखिएगा, उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए इस साइड लिखिएगा, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक तथा काल्पनिक, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन आप लिखिएगा, प्रतिबिंब क्या है। क्वेश्चन लिखिएगा, प्रतिबिंब क्या है। आंसर में लिखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से या वस्तु से, किसी बिंदु स्रोत से या वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक और दूसरा लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक और दूसरा लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए पहला लिखिए डैश लगाइएगा, रियल इमेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। डैश लगाइएगा लिख करके और लिखिएगा इसमें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब वास्तविक रूप से कटती है, जब वास्तविक रूप से कटती है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इसको सुधारिए थोड़ा। वास्तविक कटान बिंदु से, एकदम ऐसे लिखिए फ्रैंकली, वास्तविक कटान बिंदु से बनने वाले प्रतिबिंब को, वास्तविक कटान बिंदु से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? अब इसके नीचे पॉइंट बना के लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके नीचे पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। चलिए उसके नीचे पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। चलिए उसके नीचे पॉइंट लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक रेखा से बनाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक रेखा से बनाया जाता है।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब लिख के डैश लिख लगाइएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब लिख के डैश। VIRTUA वर्चुअल इमेज। चलिए लिख के डैश लगाइए और लिखिए काल्पनिक कटान बिंदु से, काल्पनिक कटान बिंदु से बनने वाले प्रतिबिंब को, काल्पनिक कटान बिंदु से बनने वाले प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक कटान बिंदु से बनने वाले प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए इसके नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूसरा पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए उसके नीचे पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उसके नीचे पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा, काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा या काल्पनिक रेखा से बनाते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा या काल्पनिक रेखा से बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि वो क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन लिखिएगा, वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। वो आप खुद ही अभी देखें, जो नोट पॉइंट लिखा है उसी के आधार पर आपको अंतर लिख देना है, एक तरफ वास्तविक और एक तरफ काल्पनिक। तो इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाशीय माध्यम क्या है। प्रकाशीय माध्यम क्या है। क्वेश्चन लिखेगा, प्रकाशीय माध्यम क्या है। चलिए आंसर में लिखेगा, वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करती हो, वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करती हो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करती हो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे लिखे, हवा पानी निर्वात, हवा पानी निर्वात पारदर्शक वस्तु इत्यादि। हवा पानी निर्वात पारदर्शक वस्तु इत्यादि। इसी में लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए सघन माध्यम और दूसरा लिखिएगा विरल माध्यम। पहला सघन, दूसरा विरल। चलिए पहला लिखिएगा, डैश लगाइएगा, सघन माध्यम लिख करके लिखिए, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम हो, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे सघन माध्यम कहते हैं। चलिए विरल माध्यम लिखिए, डैश लगाइए, लिखेगा, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक हो, दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो इस तरह से क्लियर हो गया हमारा सघन और विरल। चलिए अब 2-3 पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, दर्पण से स्टार लगा के लिखिएगा, दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब
परावर्तन के द्वारा बनता है। दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के द्वारा बनता है। उसके नीचे पॉइंट लिखिए, किसी भी द्रव्य में वस्तु का प्रतिबिंब, द्रव्य में आपका जल भी आ गया और दूसरा लिक्विड भी आ गया, किसी भी द्रव्य में वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्तन के द्वारा बनता है। अपवर्तन के द्वारा बनता है। क्लियर हो गया? किसी भी वस्तु में, किसी भी द्रव्य में वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्तन के द्वारा बनता है। देखिए चलते चलते आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ जाते हैं। आपको अगर इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा, हम देख लेंगे क्वेश्चन क्या है। उसके पहले एक और पॉइंट लिखिए। लिखिए, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। उसके नीचे पॉइंट, पानी में प्रकाश की चाल, आपको चीज ध्यान रखना होगा, पानी या तेल में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि पानी वाला तेल में मिला देंगे, घी में मिला देंगे। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उसके नीचे पॉइंट, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। देखिए वीडियो के लास्ट में एक इंफॉर्मेशन देना है कि आपको जून में एक बैच स्टार्ट किया जाएगा। ये जो बैच है वो फुल्ली रिवीजन बैच है। क्योंकि 2-3 महीना क्लासरूम में पढ़े हुए हो गया, इतना दिन में आप जो 5 चैप्टर पढ़े हैं शुरुआती फिजिक्स, जिससे कम से कम 25-30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो आपका बिना रिवीजन का सब गड़बड़ हो सकता है। और घर पर बिना प्रेशर के कोई पढ़ता नहीं है, इसमें पूरी सच्चाई है। ऐसा मेरे भी जीवन में हुआ था जब मैं विद्यार्थी था, हालांकि मैं आज भी विद्यार्थी हूँ। तो एक बैच होगा जो फुल्ली रिवीजन का होगा, रिवीजन प्लस टेस्ट। आप कहिएगा सर हम आएंगे नहीं तो ये बैच होगा कैसे? ये बैच आपको पूरी तरीके से जूम ऐप पर लिया जाएगा और ये बैच सिर्फ जो होगा वो आपका फिजिक्स का होगा। ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा और प्लस में आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। अब इसमें आपको जुड़ने के लिए क्या करना है कि आप हमारे साथ पहले से भी अगर जुड़े हुए हैं तो भी क्या कीजिए कि आप अपना नाम और क्लास लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। उससे एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। हाँ, जूम ऐप पर एक ही प्रॉब्लम हम लोग के साथ क्या होता है कि इसमें पूरा ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है। जैसे आप सिर्फ हमारा वीडियो देख रहे थे, आवाज को सुन रहे थे, रिकॉर्डेड वीडियो आप यूट्यूब पर सुन रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा लाइव। जैसे क्या होता है कि आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, उस तरीके का जूम ऐप से हम लोग जुड़ते हैं। तो उसमें डेटा का खर्च बहुत आता है, जो लगभग 50 मिनट का 60-1 घंटा से कम या 1 घंटा का जो वीडियो होता है, लगभग मान लीजिए कि 45 से 50 मिनट का, उसमें हम लोग का जो डेटा होता है, चूँकि हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो लगभग 2 GB खत्म होती है। तो बस इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा राशि आपको रखा गया है, 99 रुपया सिर्फ आपको जमा कराना है। वो भी कब जमा कराना है? हर महीने जमा कराना है। जितने महीने तक ये ऑनलाइन सिस्टम से रिवीजन करेंगे उतने महीने तक हम लोग आराम से ये 99 दे करके पढ़ सकते हैं। अब देखो इसका तो एक दिन का खर्च 3 रुपया कुछ पैसा आता है। अब इतना तो कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही हो गया आपको पूरा बैक करके, पूरा पीछे से थ्योरी ले करके हर टॉपिक को रिवीजन कराना, उसके बाद टेस्ट लेना। टाइम अभी मैंने सेट नहीं किया है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ टाइम के बारे में। लेकिन हाँ, आपकी अगर दिली इच्छा है जुड़ने का, आप एकदम जुड़िए। और एक छोटा सा जो रकम है 99, यहाँ तक जमा नहीं करना है। ये जो रकम है ये आप क्या कर सकते हैं, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं। तो प्लीज आप क्या कीजिए कि आप अपना नाम और क्लास लिख करके भेजिए, आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और आप इसका रिचार्ज करवा लीजिए। और रिचार्ज करने के बाद जो रिचार्ज का स्क्रीनशॉट होता है वो आप व्हाट्सएप के ऊपर भेज दीजिए, ताकि हम उसको रिकॉर्ड में रख लें। ये बहुत सोचने के बाद और बहुत सारे विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट के बाद ये बैच को लाया जा रहा है। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दूं, पहले से 8 बैच जो है
वो ऑलरेडी जूम ऐप पर चल रहा है, जिसमें सीबीएसई का 2 बैच हो गया और अलग अलग टाइप के रिवीजन बैचेज है, कुछ नया बैच है तो इस पर चल रहा है। तो प्लीज आप क्या कीजिए कि आप अपने व्हाट्सएप से मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही हो गया, और इससे जुड़ करके आप अपना नाम, क्लास लिखिए, भेजिए और इससे ऐड हो जाइए ताकि आप रिवीजन कर सकें। ये बैच आपको जून में कंडक्ट होगा, अब 1 जून से हो या 2 जून से आपको मैसेज कर दिया। तो चलिए ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में।